हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो कि नया क्लास में सीखने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का आज हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। बायोलॉजी का मॉडल सेट 1 हो गया है और फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 तक हो गया है और आज हम लोग बायोलॉजी के मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। मॉडल सेट 1 हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का 5 सेट प्रोवाइड किया गया है हमारे AK2 एजुकेशन के द्वारा। यह सभी मॉडल सेट AK2 एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है जिसमें से 90% लौटने की गारंटी दिया जाता है। अगर आप इस 5 सेट को पढ़ लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस मॉडल सेट को पूरा देखिए और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर सभी विषय के 5-5 सेट पढ़ सकते हैं। और 10th का नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है जो कि 10 जनवरी से चल रहा है। डेली सुबह 7 बजे चलता है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे चलता है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर इस चैनल पर विजिट करें। बिल्कुल फ्री में कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और सभी का PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो PDF चाहिए इस नंबर पर आप बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा सभी PDF। तो चलिए आज के बायोलॉजी के नए क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि बायोलॉजी के मॉडल सेट 2 है। चलिए इस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया। रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है जो जीवन का, यह किसके द्वारा बतलाया गया। ऑप्शन ए में दिया गया है मिलर एवं फ्रॉक्स, ऑप्शन बी में दिया गया है ऑपेरिन एवं हेल्डेक्स, ऑप्शन सी में दिया गया है मिलर एवं वाटसन और ऑप्शन डी में दिया गया है वाटसन एवं मेलविन। तो जो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा बतलाया गया है, तो अपेरिन एवं हेल्डन के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा, तो अपेरिन एवं हेल्डन ने बताया कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बताए, अपेरिन एवं हेल्डन बताए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ। किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ। जैव विकास जो है इसका स्पष्ट प्रमाण किसके द्वारा प्राप्त हुआ, जीवाश्म के द्वारा या अवशेषीय अंग के द्वारा या आकारिकी के द्वारा या भ्रूण के द्वारा। तो किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ, तो यह जो प्राप्त हुआ जीवाश्म के द्वारा स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ कि जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण जीवाश्म के द्वारा प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लीडर वर्ग के प्रयोग किससे संबंधित था। लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था, हमें बताना है। उत्परिवर्तन से या उपार्जित से या अनुकूलन से या कृत्रिम चयन से। तो किसके द्वारा लीडर वर्ग का प्रयोग किसके द्वारा संबंधित था, तो किससे संबंधित था लीडर वर्ग, तो यह संबंधित था अनुकूलन से। किससे, तो अनुकूलन से संबंधित था लीडर वर्ग का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन फ्री चेंज इनमें से किसका उदाहरण है। डार्विन फ्री चेंज जो है यह किसका उदाहरण है, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो डार्विन फ्री चेंज किसका उदाहरण है, हमें बताना है। संयोजी कड़ी या अनुकूलन विकिरण या अभिसारी क्रम विकास या औद्योगिक मेलेनिज्म। तो जो डार्विन फ्री चेंज है, डार्विन फ्री चेंज या अनुकूली विकिरण के द्वारा, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा अम्ल मिलर के प्रयोग से निर्मित हुआ। इनमें से कौन सा अम्ल मिलर के प्रयोग से निर्मित हुआ, तो कौन सा अम्ल मिलर के प्रयोग से निर्मित हुआ, हमें बताना है। तो मिलर के प्रयोग से एनालीन अम्ल है जो मिलर के प्रयोग से निर्मित हुआ। तो एलानीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एलानीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि योग्यतम की उत्तराजीविका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। योग्यतम की उत्तराजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं लामार्क, ऑप्शन बी में डार्विन और ऑप्शन सी में दिए गए हैं बीजमैन और ऑप्शन डी में दिए गए हैं हर्बर्ट। तो हमें बताना है उत्तराजीविका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उत्तराजीविका विचार जो है डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया। किसके द्वारा, तो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा क्या है, जीवाणु है या शैवाल है या प्रोटोजोआ है या कवक है, हमें बताना है। तो एंट अमीबा क्या है, तो एंट अमीबा जो होता है, अमीबा पूछा गया है, एंट अमीबा दिए गए हैं। तो एंट अमीबा एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। क्या है, तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है, B कोशिका या T कोशिका या एपिथेलियम कोशिका या T हेल्पर कोशिका।
तो HIV जो है, HIV बीमारी का एक नाम है। यह किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV जो बीमारी है यह टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर HIV बीमारी आक्रमण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रॉमिक विकास में योगदान है। क्रॉमिक विकास में किसका योगदान होता है? स्वपरागण का या परपरागण का या कायिक प्रवर्धन का या संकरण का? तो हमें बताना है क्रॉमिक विकास में। तो क्रॉमिक विकास में किसका योगदान है? तो क्रॉमिक विकास में पूछा जाए तो परपरागण का योगदान होता है। क्रॉमिक विकास में परपरागण का योगदान होता है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि फलेरिया रोग का वाहक है। फलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है नर क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी में दिया गया है नर एनोफिलिस मच्छर और ऑप्शन सी में दिया गया है मादा क्यूलेक्स मच्छर और ऑप्शन डी में दिया गया है मादा इनोफिलिक मच्छर। तो फलेरिया रोग का जो वाहक होता है मादा क्यूलेरिक्स मच्छर होता है। कौन होता है? तो मादा क्यूलेरिक्स मच्छर किसका वाहक होता है? तो फलेरिया रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेरिक्स मच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यौन संचारित रोग है। इनमें से यौन संचारित रोग कौन है? हमें बताना है। खासरा है या टीबी है, गोनेरिया है या टाइफाइड है? टाइफाइड तो है नहीं, टीबी नहीं होगा, खासरा नहीं होगा, तो गोनोरिया यौन संचारित रोग है। गोनोरिया यौन संचारित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन से या प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से या लिपिड तथा प्रोटीन से या DNA एवं RNA से? तो हमें बताना है विषाणु किससे बना होता है। तो विषाणु किससे बना होता है? तो विषाणु जो बना होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कौन यौन संचारित रोग है हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं टाइफाइड, तो टाइफाइड यौन संचारित रोग नहीं होता है। हैजा भी यौन संचारित रोग नहीं है। मलेरिया या तो मच्छर के काटने से होता है। सिफिलिस यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि BCG टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपाय है? BCG एक टीका है। जो BCG पहले दिया गया था, यह टीका किस रोग को रोकने के लिए टीका लगाया गया था? तो BCG टीका किस रोग के रोकने के लिए लगाया गया था? तपेदिक या टाइफाइड या एड्स या हाइडा? तो तपेदिक एक रोग है। इसी रोग को रोकने के लिए BCG टीका लगाया गया था। जैसे में कोरोना के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा था, इसी तरह तपेदिक एक बीमारी आया था, इसे रोकने के लिए BCG टीका लगाया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? कैंसर के इलाज के लिए कौन प्रचलित नहीं है हमें बताना है। अगर आपके शब्दों में बताएं तो कैंसर के इलाज के लिए कौन अभी फेमस नहीं है, कौन अभी ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है? कैंसर के इलाज के लिए ट्रेंडिंग में कौन नहीं चल रहा है? जैसे में बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना होता है ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में हमें पूछना है कौन नहीं चल रहा है कैंसर के इलाज के लिए? कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी या फिजियोथेरेपी? इनमें से कौन कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है? तो जो कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है वो है फिजियोथेरेपी। कौन कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है? तो फिजियोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है हमें बताना है। कैंसर का या ऑन्कोलॉजी का या ए और बी दोनों या विषाणु का? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है हमें बताना है। तो ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन होता है वह कैंसर और ऑन्कोलॉजी दोनों का अध्ययन होता है। किसका? तो दोनों का अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मनुष्य में जो सबसे अधिक होने वाला कैंसर है वह कौन सा है? कैंसर कई प्रकार का होता है, तो कौन कैंसर मनुष्य में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मिलेनोमा, ऑप्शन बी में दिया गया है लिम्फोमा, ऑप्शन सी में दिया गया है सर्कोमा और ऑप्शन डी में दिया गया है कार्सिनोमा। तो कौन सा कैंसर है जो मनुष्य में ज्यादा होता है? तो मनुष्य में जो ज्यादा होता है वह कार्सिनोमा कैंसर है, जो मनुष्य में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्सिनोमा कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसोजाइम, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। लाइसोजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? लार में उपस्थित होते हैं या गैस्ट्रिक एंजाइम में उपस्थित होते हैं या आंसू में या पसीना में? तो हमें बताना है लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। तो लाइसोजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो लाइसोजाइम जो उपस्थित होते हैं या लार में उपस्थित होते हैं। किसमें? तो लार में लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर क्या है हमें बताना है। तो ब्राउन शुगर क्या है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ब्राउन शुगर क्या है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं कि डाइएसिलेट मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी में दिए गए हैं थीटोफाइलिन, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं लोराजीपम, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं मेथिड्रिन। तो इनमें से कौन ब्राउन शुगर है? तो कौन ब्राउन शुगर है हमें बताना है। तो जो ब्राउन शुगर होता है वह होता है मेथिड्रिन, मेथिड्रिन ब्राउन शुगर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथिजीन जो है या ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर हो जाएगा मेथिड्रिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है हमें बताना है। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया ऑप्शन ए में शैवाल, ऑप्शन बी में प्रोटोजोआ, और ऑप्शन सी में जीवाणु, और ऑप्शन डी में दिया गया है विषाणु। तो हमें बताना है एसिटाबुलेरिया क्या है। तो एसिटाबुलेरिया जो होता है वह शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया क्या होता है? तो शैवाल है। एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल है। काफी VBI और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और 2023 में आपको जरूर पूछा जाएगा। 100% गारंटी है AK2 एजुकेशन के द्वारा। तो शैवाल है एसिटाबुलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है? सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है हमें बताना है। तो सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय का नाम कौन है? ऑप्शन ए में डेजी, ऑप्शन बी में मेजी, और ऑप्शन सी में दिया गया है डॉली, और ऑप्शन डी में दिया गया है रोजी। तो सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय का नाम जो था वह रोजी था, रोजी था। जो सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था? तो रोजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? कीटनाशक या जैविक खाद या ईस्ट या इनमें से सभी। तो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है तो ये मिट्टी को उपजाऊ जैविक खाद बनाता है। जैविक खाद जब हम खेत में देते हैं, जैविक खाद जब हम खेत में देते हैं तो मिट्टी उपजाऊ होता है और हमारा फसल अच्छा होता है, जो कि जैविक खाद के माध्यम से होता है। जैविक खाद हम नहीं देते हैं तो फसल अच्छा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर क्या है हमें बताना है। फ्लेवर सेवर क्या है? कीटनाशी है या चूजों की प्रजाति है या परजीवी टमाटर है या कीटनाशी प्रोटीन है? तो हमें बताना है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। तो फ्लेवर सेवर जो होता है वह एक प्रकार के परजीवी टमाटर है। फ्लेवर सेवर परजीवी टमाटर होता है। फ्लेवर सेवर क्या है? तो परजीवी टमाटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की 20 कीमती ऊन देने वाले पश्मीना नस्ल हैं। विश्व की 20 कीमती मतलब सबसे ज्यादा कीमती ऊन देने वाली जो पश्मीना नस्ल है वह कौन सा है? सबसे महंगा जिस ऊन का कीमत है वह कौन सी ऊन है? तो इनमें से किसके द्वारा ऊन, इसमें से किस नस्ल के द्वारा जो ऊन पैदा होता है वह सबसे महंगा बिकता है, सबसे ज्यादा कीमत पर बिकता है? भेड़ की ऊन या बकरी की ऊन या भेड़ बकरी सरकार की ऊन या कश्मीर भेड़ अफगान सरकार के? तो जो सबसे बेशकीमती ऊन होता है वह होता है कश्मीर भेड़ अफगान सरकार से। कश्मीर भेड़ अफगान सरकार यह एक नस्ल है। इस नस्ल के जो ऊन होता है वह सबसे बेशकीमती होता है, सबसे ज़्यादा कीमती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन एक जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद नहीं है हमें बताना है। जैविक खाद है नहीं, इनमें से कौन जैविक खाद नहीं है? तो कौन जैविक खाद नहीं है? ओजोटोबैक्टर या बेसिलस थ्यूरिजिएंसी या क्लास्ट्रीडियम या ओजोला? तो हमें बताना है जैविक खाद कौन नहीं है। तो जैविक खाद जो नहीं होता है वह बेसिलस थ्यूरिजिएंसी होता है। बेसिलस थ्यूरिजिएंसी जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद कौन नहीं है? तो बेसिलस थ्यूरिजिएंसी जैविक खाद नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कौन कुक्कुट रोग है हमें बताना है। कुक्कुट रोग कौन सा है? तो कुक्कुट रोग कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं एंथ्रेक्स, और ऑप्शन बी में दिए गए हैं पेरवाइन रोग, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं रानीखेत, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं मुंहपक्का खरपक्का रोग। तो इनमें से कौन रोग है जो कुक्कुट रोग है, कुक्कुट में पाया जाता है रोग? तो वह कौन सा रोग है जो कुक्कुट में पाया जाता है? तो रानीखेत एक रोग का नाम है। यह रोग कुक्कुट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो कुक्कुट में पाया जाता है रानीखेत रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? इनमें से कौन मुर्गी की बीमारी नहीं है हमें बताना है। मुर्गी की बीमारी है नहीं, इनमें से कौन मुर्गी की बीमारी नहीं है हमें बताना है। तो मुर्गी की बीमारी नहीं है, ऑप्शन ए में रानीखेत, ऑप्शन बी में हैजा, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं अस्मट, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं बर्ड फ्लू।
तो इनमें से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है हमें बताना है। तो रानीखेत तो कुक्कुट मुर्गियों की बीमारी है यह भी मुर्गी की बीमारी है, और बर्ड फ्लू भी मुर्गी की बीमारी है। एस्मट एक ऐसा बीमारी है जो मुर्गियों में नहीं पाया जाता है, मुर्गी में नहीं पाए जाते हैं एस्मट बीमारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन, वीर्य का किस में हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है, जल में या सामान्य रेफ्रिजरेटर में या तरल नाइट्रोजन में या इनमें से किसी में। तो वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। तो वीर्य को जब हिमीकृत करना होता है तो उसे तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमीकृत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोल्डन सुनहरा धान में, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सी विटामिन पाया जाता है। गोल्डन सुनहरा धान एक धान का नाम है, इस धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है हमें बताना है। B12 या ए विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी या विटामिन सी। तो गोल्डन सुनहरा धान में जो विटामिन पाया जाता है, गोल्डन सुनहरा धान, नाम से ही आपको लग रहा है कि धान बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन विटामिन, तो विटामिन ए पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दूध को दही किस जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है हमें बताना है। तो दूध से दही कौन सा जीवाणु बनाता है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं क्लास्ट्रीडियम, और ऑप्शन बी में दिए गए हैं लैक्टोबैसिलस, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं स्टेप्टोकोकस। तो इनमें से कौन है जो दूध को दही बनाने में जीवाणु, इनमें से कौन जीवाणु दूध के दही बनाता है हमें बताना है। तो जो जीवाणु दूध को दही बनाता है वह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो कि दूध से दही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं हरा शैवाल, ऑप्शन बी में ईस्ट, और ऑप्शन सी में जीवाणु, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं लाल शैवाल। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है हमें बताना है। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है। तो जैविक खाद जब हम खेत में देते हैं तो जीवाणु के द्वारा उसे उपजाऊ बनाया जाता है, जीवाणु के द्वारा उसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है। जीवाणु नहीं होते तो खेत में अच्छा फसल नहीं होता, तो जीवाणु के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है, जीवाणु के द्वारा ही जैविक खाद प्राप्त भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। किस गैर फली पौधों के जड़ में जैविक खाद मौजूद है। किस गैर फली पौधों के जड़ में, पौधा के जड़ में जैविक खाद मौजूद रहता है। तो कौन सा पौधा है, तो उस पौधा का हमें नाम बताना है। कौन सा पौधा है, 4 विकल्प आपके सामने है, तो वह कौन सा पौधा है जिसके जड़ में जैविक खाद मौजूद रहता है। तो उस पौधा का नाम है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नाम का एक पौधा है, इस पौधा के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं एजोटोबैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए कैसे प्राप्त किया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा, या ऑप्शन बी में दिए गए हैं बाल जड़ कोशिकाओं से, ऑप्शन सी में दिए गए हैं देह स्राव से, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं इनमें से सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए किससे प्राप्त किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए जो डीएनए प्राप्त किया जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं से प्राप्त किया जाता है। किससे, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसी द्वारा स्रावित अबिस प्रोटीन, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसी द्वारा स्रावित अबिस प्रोटीन इनमें से कौन है। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसी द्वारा स्रावित अबिस प्रोटीन इनमें से कौन है हमें बताना है। तो इनमें से स्रावित अबिस प्रोटीन कौन है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं ट्यूबुलिन, ऑप्शन बी में दिए गए हैं इंसुलिन, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं क्राई प्रोटीन, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं इनमें से सभी। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसी द्वारा स्रावित अबिस प्रोटीन कौन सा है हमें बताना है। तो इसमें जो अबिस प्रोटीन होता है वह क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन अबिस प्रोटीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैविक संश्लेषित उत्पादों का परिकृष्ट तैयार होकर, जैविक संश्लेषित उत्पादों का परिकृष्ट तैयार होकर विसरण के लिए भेजे जाने के पूर्व
अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव संश्लेषण उत्पादों का परिकृष्ट तैयार होकर विसरण के लिए भेजे जाने से पहले, पूर्व मतलब पहले, अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आता है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं पृथक्करण, ऑप्शन बी में दिए गए हैं शोधन, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं एयर बिनोनो, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं कोई नहीं। तो इसका जो पहले अंतर्गत आता है वह पृथक्करण और शोधन दोनों आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स की तैयारी के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कीजिए। और आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसके पीडीएफ में आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो 35 क्वेश्चन मैं सोल्व करती हूँ और 35 क्वेश्चन आपके लिए रहता है। आप उसे सोल्व कर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 35 में आप कितना सही बना रहे हैं और कितना गलत बना रहे हैं। इस हिसाब से आप अपना भी तैयारी करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन और पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा बिल्कुल फ्री में। तो पीडीएफ मिलेगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10th का भी बैच चल रहा है 7 बजे मॉर्निंग में, तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर भेजें इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है 10th और 12th के। 1 मंथ का अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, 1 मंथ में आपके कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आप भी पढ़ें अभी क्रैश कोर्स में। इसमें आपको 5 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे समरी, इन सभी लिखने का ट्रिक सिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाए, एक्सप्लेन किस तरह बनाए, इस सभी के ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।